जरूरत। Okay. So we'll be starting today with a new topic, and that is electrostatics. Electrostatics chapter से start करेंगे हम लोग discussion करना. So I'll be taking your electromagnetism section. Electromagnetism section हम लोग पूरा discuss करेंगे, keeping in view your board examination and महाराष्ट्र CET. So जो JEE के बच्चे हैं, आपका लेक्चर सेपरेट होगा JEE का, that will be separate lectures. ये हमारा कॉमन लेक्चर है और इसमें जो कंटेंट होगा वो JEE बोर्ड्स लेवल एंड प्लस योर CET एग्जामिनेशन के व्यू से होगा, राइट. तो स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग JEE लेक्चर, आपके लिए लेक्चर जैसे चल रहा था वैसे चलेगा. सर विल लेट यू विद, आपको शेड्यूल पता चल जाएगा उसका. बट ये जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम लोग बोर्ड्स पे और CET के लेवल पे ही डिस्कस करेंगे, आई नॉट गो बियॉन्ड दैट, राइट. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से विल स्टार्ट और ये कंप्लीट सेक्शन हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कस करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट. ये पूरा एक सेक्शन होता है विच इज कॉल्ड, एंड एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये पूरा सेक्शन होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं और ये फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जस्ट लाइक मैकेनिक्स. सो विल बी डिस्कसिंग विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पहला चैप्टर है और सब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम सेक्शन स्टार्ट करेंगे उसको मैं 11 जो आपका 11th है वहां से स्टार्ट करूंगा. 11th के सेक्शन को थोड़ा लाइट रखूंगा एंड देन विल कम टू योर 12th सिलेबस, क्योंकि आई होप आप 11th का जो कंटेंट पढ़े होगे भूल चुके होंगे. तो मैं 11th से ही स्टार्ट करूंगा और हम लोग 12th पे जाएंगे. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और जो 11th का सेक्शन है उसको थोड़ा फास्ट रखेंगे, 12th के सेक्शन को स्लो जाएंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म इलेक्ट्रो? चार्ज. सो ये जो टर्म है आपका, एंड रिस्पॉन्ड करना प्रॉपर्ली. इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज, राइट, और स्टैटिक्स का मतलब हो गया रेस्ट, राइट. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हो गया कि हम चार्ज के बारे में डील करेंगे. और चार्ज कैसा रहेगा बेटा? तो चार्ज विल बी एट रेस्ट. हाँ, चार्ज जिस ऑब्जेक्ट पे है वो ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, बट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है दैट शुड बी एट रेस्ट, राइट. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिंपल सा मतलब होता है इट इज अ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज एट रेस्ट. एम आई क्लियर? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट. So deals with study of charge at rest. Very simple point. So electrostatics basically deals with the study of charge at rest. Clear? अब charge कितने टाइप का होता है? How many types of charge are there? Two. हाँ, चार्ज बेसिकली दो टाइप का होता है. द वन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज. द वन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड व्हाट? नेगेटिव चार्ज. मैं एक एक करके सब इंट्रोड्यूस करते जाता हूँ. आई विल बी शेयरिंग विद द पीडीएफ आल्सो. जो मैं पीडीएफ क्लास कराएगा वो भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ में. So charge basically दो टाइप का होता है. The one is called positive charge and the second one is negative charge. Okay. सबसे फंडामेंटल छोटा पॉजिटिव चार्ज कौन सा है? प्रोटॉन. करेक्ट. सो फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज. हालांकि इससे छोटा और भी है लेकिन हमारे लिए प्रोटॉन रहेगा, राइट. सो सब लोग ध्यान से देखना. फंडामेंटल सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज दैट विल बी प्रोटॉन. एंड द प्रोटॉन का एक
एक प्रोटॉन का जो मास होता है दैट इज 1.67 into 10⁻⁻27 kg, और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 + 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, राइट। So charge basically दो टाइप का है, the one is called positive charge and the next one is called negative charge. सबसे छोटा फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज इज प्रोटॉन, और प्रोटॉन का मास आपको पता है, mass of proton is 1.67 into 10⁻⁻27 kg, and mass of electron is 1.6 into 10 mass charge of proton is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. सबसे छोटा फंडामेंटल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, दैट इज 9.1 into 10⁻⁻31 kg, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. So this is the charge and mass of on electron. Okay. Now you tell me, अगर मेरे पास एक प्रोटॉन है और अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, so किसका मास ज्यादा है? Which one is having heavier mass? Proton. Correct. So mass of proton will be greater than mass of electron. Right? So दो important point अभी तक हमने डिस्कस किया. The first point is electrostatics deals with a study of charge at rest. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज के बारे में बात करते हैं, और वो चार्ज किस में रहना चाहिए? रेस्ट में रहना चाहिए. हाँ, चार्ज जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर है दैट ऑब्जेक्ट कैन मूव. उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि भाई चार्ज को हम दो सेक्शन में, दो टाइप का चार्ज होता है, द वन इज पॉजिटिव एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव. सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज इज प्रोटॉन और सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज इज इलेक्ट्रॉन. इज इट क्लियर? Yes, sir. Great. Yes, sir. Good. Okay. Now properties of charges. Properties of charges. Properties of charges. शॉर्ट में डिस्कस करेंगे. नंबर वन प्रॉपर्टी, दो पॉजिटिव चार्ज, द प्लस एंड प्लस. सो दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर क्या एग्जर्ट करेगा? विल इट अप्लाई अट्रैक्शन का फोर्स कि रिपल्शन का फोर्स? Repulsion. ओके. एंड द वन पॉजिटिव एंड द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव, क्या यूज लगाएंगे? Attraction. अट्रैक्शन. यस राधिका, वेट फॉर अ मिनट बेटा, जाता हूं मैं पिछले स्लाइड, है ना. सो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया कि भाई अगर आपके पास चार्ज है और दो चार्ज अगर सेम नेचर का है, whether it is plus and plus या minus and minus, so two charges of same nature will apply repulsive force, repulsion लगाएगा. और दो चार्ज अगर opposite nature का है, one plus and the next one is minus, then that charge will apply force of attraction. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Great. हो गया? राधिका लिख के हो गया बेटा? Yes, sir. Done. Okay, fine. So this is the first property. Two charges of same nature repel, two charges of opposite nature attract. First property. Second property जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे. आप मुझे एक बात सोच के बताइए, मान लो मेरे पास एक एटम है और ये न्यूट्रल एटम है, दूसरा एटम यहाँ हो गया. सो आई एम हैविंग टू डिफरेंट एटम्स, ए एंड बी, दो अलग अलग चीजें हैं, और ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है. मुझे एक बात बताओ, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज नहीं होगा कि नेट चार्ज जीरो होगा? Net Charge zero. करेक्ट. सो इफ ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल, अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होने का ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर चार्ज ही नहीं होगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है इसका ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर चार्ज ही नहीं होगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है इंप्लाइज कि उसके ऊपर नेट चार्ज जीरो होगा. चार्ज तो होगा ही, राइट? नेट चार्ज जीरो होगा.
नेट चार्ज जीरो होने का मतलब कि जितने अमाउंट में इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या उतने ही अमाउंट में इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो नेट चार्ज जीरो होगा. So if any object is neutral, implies कि the total number of positive charge on the object is equal to the total number of negative charge. So मान लेते हैं मेरे पास ये एटम A है जिसके पास 5 प्रोटॉन है और 5 ही इलेक्ट्रॉन है. मेरे पास एक दूसरा एटम B है जिसके पास 7 प्रोटॉन है और इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है. So ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है. एज्यूम करो कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया. तो जिसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, दे दिया है, तो जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज बन रहा है, प्लस की माइनस? पॉजिटिव. ध्यान रखना बेटा, द एटम और द ऑब्जेक्ट विच विल रिलीज इलेक्ट्रॉन विल अक्वायर पॉजिटिव चार्ज. क्योंकि जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, अभी इसके पास क्या बच जाएगा, 5 प्रोटॉन, और अभी इसके पास सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास एक प्रोटॉन का चार्ज एक्स्ट्रा आ गया प्लस में. और जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है इसके ऊपर कौन सा चार्ज बनेगा, नेगेटिव. बिकॉज दिस विल हैव व्हाट, इसके पास हो जाएगा 7 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. तो वन, हाँ, so one who is donating electron will acquire positive charge and the one who is accepting electron will acquire negative charge. जो इलेक्ट्रॉन देगा वो प्लस, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो माइनस. क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं इसमें से इसको 0.5 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को आधा तोड़ के दे दूं, ऐसा पॉसिबल है क्या? नो सर. No, sir. क्या मैं इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करूंगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सिर्फ इंटीजर के फॉर्म में हो सकता है? Either it is 1, good, either it is 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे इलेक्ट्रॉन जा सकता है. 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन को तोड़ तोड़ के देना पॉसिबल है क्या? नो. नो सर. दिस इज कॉल्ड कि जब भी आप चार्ज को ट्रांसफर करोगे, चार्ज का जो ट्रांसफर होगा वो प्लस माइनस NE के फॉर्म में होगा, वेयर N स्टैंड्स फॉर इंटीजर. N कोई भी एक इंटीजर हो सकता है. It can be 1, it can be 2, it can be 3, it can be 4, any integer. And E is the charge. प्लस रखा है पॉजिटिव के लिए, माइनस रखा है नेगेटिव. राइट? दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड, बेटा इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. राइट? आप जो चार्ज को ट्रांसफर करोगे वो चार्ज का ट्रांसफर हमेशा इंटीजर के फॉर्म में ही हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके ट्रांसफर करना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सबसे छोटा फंडामेंटल होता है नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन. राइट? तो हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते. सो देयरफॉर चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड इन इंटीग्रल नंबर ओनली. 1 हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, हमेशा इंटीजर के फॉर्म में ही होगा. ये डेसिमल के फॉर्म में कभी नहीं होगा. Is it clear? Yes sir. यस सर. प्रॉपर्टी नंबर 3. ये सब 11th का कंसेप्ट है. मैं एक बार पूरा रिवाइज कराऊंगा 11th का, एंड देन विल गो टू 12th. मैं डायरेक्टली 12th स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि सीईटी में आपको पूछा जाएगा. सो आई विल होप एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप सब कुछ प्रॉपर्ली नोट्स लिखना. मैं इसका पीडीएफ भी शेयर करूंगा, सो वो भी आपको हेल्प करेगा, एंड एज वेल एज रिकॉर्डिंग ऑल्सो. मान लो बेटा कि अगर मेरा कोई सिस्टम आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम होने का मतलब क्या है कि ना ये सिस्टम से चार्ज बाहर जा सकता है और ना ये सिस्टम में चार्ज अंदर आ सकता है. ये आइसोलेटेड सिस्टम है सराउंडिंग्स. तो क्या अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड है तो इस आइसोलेटेड सिस्टम में क्या नेट चार्ज जीरो होगा, सॉरी नेट चार्ज कंजर्व्ड होगा? Yes sir. अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड है बेटा, मतलब इससे चार्ज ना बाहर जा रहा है और ना बाहर से चार्ज अंदर आ रहा है. सो कैन आई से कि फॉर आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड, है ना? यस सर. यस सर. तो हम लोग पॉइंट बना सकते हैं कि फॉर आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज
remain conserved. Right? So if the system is isolated, so for isolated system charge will remain conserved. मतलब क्या बेटा कि मतलब वो सिस्टम से ना तो चार्ज बाहर जा सकता है और ना बाहर से चार्ज अंदर आ सकता है. सो अगर सिस्टम आइसोलेटेड है मतलब उसमें टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहेगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है. सेम नेचर का चार्ज रिपेल, ऑपोजिट नेचर का चार्ज अट्रैक्ट. चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड है, मतलब चार्ज का जो ट्रांसफर होगा वो इंटीजर के फॉर्म में हो सकता है. 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 ऐसा होगा. और अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है तो आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज विल रिमेन कंजर्व्ड. जितना चार्ज पहले रहेगा उतना ही चार्ज बाद में रहेगा. राइट. सो अभी तक हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा कि चार्ज दो टाइप का. सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज इज प्रोटॉन. प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg और प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. एंड देन वी हैव डिस्कस्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. क्लियर बेटा? सबको समझा? राधिका क्लियर है बेटा यहाँ तक पॉइंट प्रॉपर्ली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. विराज, वैष्णवी? Yes, sir. फाइन. Yes, sir. So these are the two very important points. मैं CT तक ही जा रहा हूँ. I'll not go beyond that. जेई के बैच को मैंने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन हमने किया था बहुत इंटीग्रेशन वाले फॉर्मेट पे, वो यहाँ नहीं करेंगे. ओके. फर्स्ट हेडिंग विल गिव इज कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ. मान लो बेटा आपके पास एक चार्ज यहाँ पे है Q1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज और एक मेरे पास इधर दूसरा चार्ज है Q2 कूलम का. एंड दिस टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r. अब मुझे बताइए ये जो पॉजिटिव चार्ज है Q1 कूलम का, ये इस Q2 कूलम पे क्या लगाएगा? अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, रिपल्शन का लगाएगा? Repulsion. करेक्ट. सो दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. ये फोर्स जो लग रहा है वो सेकेंड चार्ज पे लग रहा है और किसकी वजह से लग रहा है? फर्स्ट चार्ज की वजह से. सो दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. ओके. तो क्या अगर Q1 चार्ज Q2 पे रिपल्शन का फोर्स लगाया तो क्या Q2 चार्ज भी Q1 पे रिपल्शन का फोर्स लगाएगा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. करेक्ट. सो ये भी इस पे रिपेल कर रहा है. सो दिस इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. सो ये मेरा फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज. ये हो गया मेरा फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज. अच्छा, क्या ये दोनों फोर्स इक्वल है? Yes. Magnitude. Equal in magnitude. करेक्ट. दोनों फोर्स इक्वल नहीं. मान लो ऐसा सीटी में आपसे पूछ देगा क्या भैया पहला चार्ज दूसरे पे फोर्स लगा रहा है और दूसरा चार्ज पहले पे फोर्स लगा रहा है, आर दे इक्वल? तो आंसर होगा नो, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है. चेक करो आराम से, ये वाले फोर्स का और ये वाले फोर्स का, दोनों फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है. सो अगर डायरेक्शन अलग है इसका मतलब फोर्स कभी भी सेम नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. हाँ. लेकिन कूलम्स ने क्या कहा कि भाई जितना फोर्स लगेगा सेकेंड चार्ज पे फर्स्ट चार्ज की वजह से, हाँ यस पीयूष, मैग्नीट्यूड सेम होगा. द फोर्स exerted on second charge due to first charge का magnitude is equal to the force exerted on first charge by the second charge. मतलब जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी इस पे लगाएगा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो. ये कूलम्स ने बोला था. राइट. और कूलम्स ने बोला कि ये जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है
दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ये दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो फोर्स लगेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये फोर्स, राइट। अब अगर मैं इन दोनों को क्लब कर दूं तो कूलम्ब्स ने क्या कहा कि भैया जो फोर्स लगेगा ना वो Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आप ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करोगे तो आपको एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। ये कूलम्ब्स का लॉ था, राइट। यहाँ पे K कोई कांस्टेंट था और बाद में चल के मैं आपको बताऊंगा कि एयर के लिए या वैक्यूम के लिए फॉर एयर K becomes 1 by 4 pi epsilon naught। ये जो कांस्टेंट K था इसको हम लोग बोलते हैं 1 by 4 pi epsilon naught। तो ये फॉर्मूला जो आपको बन के मिलता है बेटा ये होता है 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R square, राइट। अब मुझे एक बात बताओ रोहन, तुम भी बता दो, ये जो फॉर्मूला है बेटा 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R square, क्या इस फॉर्मूला को हम किसी और मीडियम में एक्सेप्ट एयर लगा सकते हैं क्या? मान लो मैं यही दो चार्ज को पानी में लेके जाता हूँ, वाटर के अंदर लेके जाता हूँ, तो क्या वाटर के अंदर ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ 1 by 4 pi वाले एप्सिलॉन नॉट? नो सर। नहीं। नो गुड, सर। वेरी गुड, वेरी गुड श्रावणी। ध्यान रखना ये फॉर्मूला 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R square is applicable, हाँ गुड वैष्णवी, ओनली इन एयर। तो क्या मैं एक पॉइंट अगर यहां से बनाऊं तो चलेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है या कूलम्बिक फोर्स जो लग रहा है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर मैं दो चार्ज के बीच का मीडियम को चेंज कर दूं तो मेरा कूलम्बिक फोर्स चेंज हो जाएगा, क्या ऐसा होगा या नहीं? यस सर। Yes, sir. इट इज अ मीडियम डिपेंडेंट फोर्स, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर आप दो चार्ज के मीडियम को चेंज कर दोगे तो दो चार्ज के मीडियम को चेंज करने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाएगा, राइट। तो एक जो इसका प्रॉपर्टी आया इस फोर्स का, इट इज अ मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। इट डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन देम। वो ये जो फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशन का फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, अगर आप मीडियम को चेंज करोगे तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स में चेंज नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, आपको पता होगा बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि एप्सिलॉन नॉट को वी कॉल इट एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैं इसको पहले बता चुका हूं ये क्या होता है, बट अभी हम लोग सिर्फ डायरेक्टली जानेंगे। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 into 10 raised to power -12 Coulomb square by Newton meter square. This is the value of epsilon naught. So permittivity का जो वैल्यू होता है बेटा that is 8.85 into 10 raised to power -12 Coulomb square by Newton meter square, right? और ये जो पूरा टर्म है 1 by 4 pi epsilon naught, आपको पता होगा this complete term 1 by 4 pi epsilon naught is nothing but that is equal to 9 into 10 raised to power 9. Is it clear? समझा सभी को ये पॉइंट? Yes, sir. Yes. गुड। रिमेनिंग स्टूडेंट सबको क्लियर है? अर्जुन? Yes, sir. ओके सर, वेरी गुड। यस सर। ठीक, गुड। आशय, अच्छा जब मुझे जरा एक बात बताना बेटा, अभी मैं क्या करता हूँ ना, ये वाले चार्ज को लॉजिक से एनालाइज करना। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि
फिजिक्स को आप लॉजिक से पढ़ो, कॉमन सेंस लगाओ, जितना कम से कम याद रखोगे उतना बेहतर है। अच्छा, अगर मैं ये चार्ज Q1 और Q2 को किसी मीडियम में डाल देता हूँ सच दैट इस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी, ये एप्सिलॉन है, एयर नहीं है। तो एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट था, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैं एप्सिलॉन बता देता हूँ, परमिटिविटी को, है ना। सो किसी और मीडियम में हमने प्लेस कर दिया इस दोनों चार्ज को, और इस दोनों चार्ज को अगर आप मीडियम में प्लेस कर दोगे सच दैट कि इस मीडियम का जो परमिटिविटी है दैट इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन है ना। और ये एप्सिलॉन क्या है इस केस में, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सो इस केस में जो Q1 और Q2 के बीच में रिपल्सन का फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा बेटा, विल इट बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो एयर के लिए था, बट यहाँ पे तो एयर है नहीं दोनों चार्ज के बीच का मीडियम, यहाँ पे तो कोई और मीडियम है जिसकी परमिटिविटी को आपने एप्सिलॉन से डिनोट किया है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। Yes, sir. राइट, सिंपल। वहां भाई मैंने एयर के लिए लिखा था, so, अगर आप एयर के लिए लिख रहे हो मतलब एयर का जो आपका परमिटिविटी था दैट वाज एप्सिलॉन नॉट, बट यहाँ पे मैंने दोनों चार्ज को एक मीडियम में प्लेस कर दिया। और हाँ यस वैष्णवी, आई विल रिपीट दिस, मैंने क्या बोला बेटा यहाँ पे कि ये जो चार्ज है Q1 और Q2, instead of placing this charge Q1 and Q2 in air, now I have placed this charge in a medium which is having dielectric constant epsilon, परमिटिविटी जिसका एप्सिलॉन है। तो अगर मैं ये चार्ज Q1 और Q2 को मीडियम में रख दूं हैविंग परमिटिविटी एप्सिलॉन, तो इसमें फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इंस्टेड ऑफ एप्सिलॉन नॉट वी विल हैव एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी एयर का था ना, अभी तो यहाँ पे वैष्णवी एयर है नहीं बेटा, कोई और मीडियम है जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन है। सो हियर इन प्लेस ऑफ एप्सिलॉन नॉट वी विल प्लेस एप्सिलॉन। क्लियर वैष्णवी, समझा बेटा व्हाट आई एम सेइंग? ग्रेट। अब क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड रिलेटिव permittivity. This is my epsilon r, right? Relative permittivity. And epsilon r क्या होता है? This is epsilon by epsilon naught. So relative permittivity, JEE के स्टूडेंट्स को जब हमने डिस्कस किया था, देखो आपको ये सब पार्ट उड़ाया था मैंने आपको वहां पे दूसरे टेंजेंसेस बताए थे, याद आ रहा है? स्मृति, कौस्तुभ, वहां पे कैसे डिस्कस किया था? We went there with a different approach. वैसे भी हाँ, तुम्हें वैसे भी ध्यान में रहना चाहिए और ऐसे भी ध्यान में, ये विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और वहां पे मैंने आपको मीडियम में रख के बताया था कि क्यों चेंज होता है फोर्स। डू यू रिमेम्बर दैट? Yes, sir. Yes, sir. नाउ अभी तुम्हें डिफरेंस फील होगा कि सेम चीज पढ़ रहे हैं और दोनों का क्रक्स भी सेम है, रिजल्ट भी सेम आएगा, बट अप्रोच अलग है। वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये होता क्या है और क्यों डिक्रीज करता है। यहाँ पे आप समझो कि इसका फॉर्मूला कैसे फ्रेम हो रहा है। फाइन। सो एक फॉर्मूला है बेटा सब लोग कि रिलेटिव परमिटिविटी इज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री ऑफ दैट मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो एप्सिलॉन है दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम and this epsilon naught is what? ये मेरा है permittivity of free space, right? अभी आप एप्सिलॉन को इसके टर्म में रख दो, तो हम चाहे तो इसको प्लेस कर सकते हैं कि एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ प्लेस कर देंगे हम, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा इस मीडियम का, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर into Q1 into Q2 by
इज इट क्लियर? सब लोग बोलो मुझे, समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज द फॉर्म. ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है, इसको हम लोग बाद में चल के और दूसरे नाम से भी जानेंगे. ये एप्सिलॉन नॉट है, मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इज एप्सिलॉन, व्हिच इज द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, जिसके बारे में आप चर्चा कर. मैं आशा है क्लियर है बेटा, समझा सबको पॉइंट? सार्थक? Yes, sir. Yes, sir. ये सब आपने 11th में पढ़ा होगा. गुड वैष्णवी. सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया भाई कि कूलम्स लॉ में का जो फोर्स लगता है दो चार्ज के बीच में. गुड पूनम. कूलम्स लॉ में जो दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है वो फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है. मतलब अगर मैं मीडियम को चेंज कर दूं तो फोर्स चेंज हो जाएगा. मीडियम डिपेंडेंट है, और वो जो मीडियम डिपेंडेंट है वो यही एप्सिलॉन है. एयर में रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट, किसी और मीडियम में है तो उसका परमिटिविटी लिखेंगे. अब चार्ज को मैंने जिस मीडियम में रखा है आपको उसी मीडियम का परमिटिविटी लिखना पड़ेगा. अगर आप चार्ज को एयर में रखोगे तो एयर का परमिटिविटी लिखेंगे, और अगर हम दूसरे मीडियम में रख दे, पानी में रख दे, तो पानी का परमिटिविटी रखना पड़ेगा. और परमिटिविटी ऑफ वाटर को हम रिलेट करते हैं एयर के साथ बाय दिस रिलेशन कॉल्ड एप्सिलॉन आर, कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो किसी और मीडियम में मेरा फॉर्मूला हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर. राइट? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो फोर्स है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, क्या ये फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है? Yes, sir. Yes, sir. हमें पढ़ा नहीं न्यूटन का थर्ड लॉ में, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन. गुड. तो भाई ये जितना इस पे एक्शन कर रहा है ये उसको उतना ही रिएक्शन दे रहा है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में दे रहा है. ये इस पे एक्शन इधर की तरफ कर रहा था, ये इस पे रिएक्शन इधर की तरफ दे रहा है. तो इलेक्ट्रोस्टैट, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर. दिस कैन बी आस्क्ड इन सीईटी एग्जामिनेशन, पूछा जा सकता है. सो लिखिए, electrostatic force is a action reaction pair. भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, जो न्यूटन के थर्ड लॉ से आता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन. अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि भाई अगर ये एक्शन रिएक्शन पेयर है Q1 कूलम का और इधर Q2 कूलम का, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई Q1 कूलम Q2 कूलम पे जितना इधर फोर्स लगा दे उतना ही इस पे इधर भी फोर्स लग जाएगा. फोर्स ऑन वन ड्यू टू, ये भी तो एक एक्शन रिएक्शन हो गया. No, sir. सो हम ये एक्शन रिएक्शन है कि नहीं, पहले ये मुझे बताओ. इज इट एक्शन रिएक्शन? Yes, sir. हाँ बिल्कुल है. Yes. दो फोर्स लग रहा है भाई और दोनों फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये एक्शन रिएक्शन है. Sir, but yes, central नहीं. यस, एक्शन रिएक्शन ये बिल्कुल है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा नहीं होता एक्शन रिएक्शन. अदिति एक मिनट बेटा, मैं परमिटिविटी बताता हूँ आपको, एक मिनट होल्ड. कि एक्शन रिएक्शन है, लेकिन क्या ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है? ये एक्शन रिएक्शन तो है, लेकिन क्या ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है? No, No, sir. sir. No, sir. ये ऐसा होगा, मतलब ये इस पे जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और ये मेरा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये सही है. तो क्या यहाँ से एक बात समझ में आ रहा है कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है जो दोनों सेंटर के बीच में लगना चाहिए, कोई डायरेक्शन में नहीं लग जाएगा. इट विल एक्ट बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट. ऐसे समझ में बेटा व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Good. Electrostatic force डेफिनेटली एक्शन रिएक्शन पेयर है, नो डाउट ऑन दैट कि वो है, लेकिन एक्शन रिएक्शन पेयर के साथ साथ वो सेंट्रल फोर्स भी है. इट इज अ सेंट्रल फोर्स आल्सो. यस पीयूष, वेरी गुड, करेक्ट. आर वेक्टर के लॉन्ग डायरेक्शन होगा, करेक्ट. सो
बाकी लोग सब लोग ध्यान से समझो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज फॉर श्योर एन एक्शन रिएक्शन पेयर, नो डाउट ऑन दैट। लेकिन भाई एक्शन रिएक्शन पेयर के साथ साथ वो एक सेंट्रल फोर्स भी है। यस सर। गुड, लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is a central force. Okay. मुझे एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज परमिटिविटी? कोई बता सकता है मुझे परमिटिविटी क्या होता है? एक मीडियम से जितना लाइन वो मतलब रोकेगा उसको। हाँ बोलो बोलो सार्थक, ट्राई करो। Sir, ability of medium to absorb rings. गुड, मैं एक बेसिक समझा देता हूँ क्या होता है। सिंस ये अब आस्क इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पे करने की जरूरत है नहीं वैसे। मान लो कि ये Q1 कूलम का चार्ज है एंड दिस इज द माय सेकंड ऑफ Q2 कूलम चार्ज। समझना, ये मेरा Q1 कूलम का चार्ज है और यहाँ पे प्लस Q2 कूलम का चार्ज है। प्लस Q1 कूलम एंड प्लस, यस अथर, just wait for 2 minutes, I'll show the slide. यस सर। Okay. So यहाँ पे ये चार्ज है प्लस Q1 कूलम का बेटा और यहाँ पे चार्ज है प्लस Q2 कूलम का। सो ये प्लस Q1 कूलम का जो चार्ज है ये Q2 कूलम पे रिपल्सन का फोर्स लगा रहा है, लगाएगा। इमेजिन करो कि ये प्लस Q1 कूलम का चार्ज इस पे रिपल्सन का फोर्स लगाने के लिए, ऐसे इमेजिन करना, ऐसा होता नहीं है, स्टोरी है जिसपे ये फिट हो जाता है। सो ये प्लस Q1 कूलम का चार्ज इस पे रिपल्सन करने के लिए मान लो 10 रिंग्स या 20 रिंग्स जनरेट किया फॉर एग्जाम्पल। सो ऐसे 20 रिंग्स जनरेट किया और ये रिंग आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ मूव करेगा और ये Q2 कूलम पे रिपल्सन लगा देगा, है ना। सो मान लो ऐसे 10 रिंग्स जनरेट किया और 10 रिंग्स जनरेट किया, 10 रिंग्स आगे बढ़ा, Q2 कूलम के पास पहुंचा, उसको धक्का दे दिया और Q2 कूलम पे रिपल्सन लग गया। ऐसा दिमाग में एक पिक्चर इमेजिन करो। सो ये Q1 कूलम के चार्ज ने, प्लस Q1 कूलम के चार्ज ने 10 रिंग्स जनरेट किया बेटा Q2 पर रिपल्सन लगाने के लिए। तो ये रिंग इस मीडियम में मूव करते 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 आगे आएगा और इस पर रिपल्सन लगाएगा। मान लो कि इस मीडियम ने 5 रिंग्स को एब्जॉर्ब कर लिया है। यहां से जब यहां आएगा तो मान लो 5 रिंग मीडियम एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये Q2 कूलम पे जो फोर्स लगेगा वो कितने रिंग्स की वजह से लगेगा? 5 15 ना, 15 15 टोटल रिंग्स इसने 20 जनरेट किया Q1 कूलम, और Q1 कूलम ने जो 20 रिंग्स जनरेट किया था वो मीडियम से आगे बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया और Q2 पे आके धक्का लगा दिया, रिपल्सन जनरेट कर। सो Q1 कूलम से Q2 कूलम जाने के लिए में जो 20 रिंग्स जनरेट हुआ था, मान लो मीडियम ने 5 रिंग को एब्जॉर्ब कर लिए, तो Q2 कूलम पे जो फोर्स लगेगा वो 15 रिंग की वजह से ही लगेगा, है ना। ये जो मीडियम का एबिलिटी है रिंग्स को कम कर देने का, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी। Clear? The ability of medium to decrease electrical rings is called permittivity. अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि अगर मैं मीडियम को चेंज करूंगा तो क्या रिंग का जो एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी है क्या वो भी चेंज होगा? यस सर। yes sir लॉजिकल बात है। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 5 रिंग की जगह पे अगर ये 8 रिंग एब्जॉर्ब करता तो क्या फोर्स और वीक हो जाता? यस लॉजिकल। इसलिए एप्सिलॉन डिनोमिनेटर में है कि जितना ज्यादा एप्सिलॉन होगा फोर्स उतना ही कम होता जाएगा, है ना। सो एप्सिलॉन नॉट और परमिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल रिंग्स। ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा एक स्टोरी बनाया है। इज इट क्लियर? हालांकि स्पीड ऑफ लाइट से इसका बहुत अच्छा रिलेशन आता है, अभी नहीं बाद में डिस्कस करेंगे हम कभी। क्लियर है बेटा? आपने मुझे पूछा, क्लियर हो गया आपको पॉइंट? Yes, sir. यस सर। फाइन, ओके गुड।
सो दो पॉइंट समझा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। पहला पॉइंट कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, जितना एक्शन करेगा उतना ही रिएक्शन होगा, और एक्शन रिएक्शन पेयर तो है लेकिन उसके साथ साथ ये सेंट्रल फोर्स है। इसका मतलब कि ये जो फोर्स होगा वो दो सेंटर्स के बीच में लगेगा, कहीं और नहीं लग सकता। ओके, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स है? Yes, sir. करेक्ट, कंजर्वेटिव फोर्स। बाकी लोगों को मैं बता देता हूँ कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है बेटा जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में अगर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो आप कोई भी रास्ते से जाओ, कैसे भी जाओ, हर केस में वर्क डन सेम हो जाएगा, है ना। सो इफ देयर इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, उस पर डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो आप कौन से पाथ लेके जाते हो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जैसे ग्रेविटेशन, स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और कोई बता सकता है क्या क्या होता है? कनात क्या होता है बेटा एक्सेप्ट दिस कंजर्वेटिव में? Gravitational force. ठीक, डन। प्रांजल और? Fx I cap plus Fy j cap. करेक्ट, वेरी गुड प्लनिका। और प्लनिका ने कांस्टेंट फोर्स बोला, और एक लास्ट मिस हो रहा, और बार बार तुम लोग Perfect differential. एक्सीलेंट। सो बाकी लोग को बता देता हूँ, आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन पहले समझ लो। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जिसमें वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है। वर्क डन सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव। ये तीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। Electrostatic force is a conservative force. Is it clear to everyone? सबको समझ में आ गया ये पॉइंट? Yes, sir. गुड गुड। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हमने तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखी। पहला पॉइंट देखा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। दूसरा पॉइंट देखा कि भाई एक्शन रिएक्शन पेयर तो है, उसके साथ साथ ये सेंट्रल फोर्स भी है। और थर्ड पॉइंट अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ओके, जरा ग्राफ बनाइए इसका आर के साथ। F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R square। ग्राफ बनाओ फोर्स और R के बीच में। So we are having R here, distance between the charges, और यहाँ पे मेरे पास फोर्स है न्यूटन में। R is there in meter। R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ओके, कैसा होगा प्लॉटिंग इसका F और R के बीच में? इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। नहीं आशय, पैराबोलिक नहीं होगा बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में इस टाइप से। ऐसा कुछ ग्राफ होगा। The graph between force and R, where R is the distance between two charges.
Is it clear, everyone? Yes, sir. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बेटा सबको? प्रांजल, Yes, sir. अर्जुन, क्लियर है? Yes, sir. Okay, चलिए we'll go with the simple questions. मान लो यहाँ पे आपके पास +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और यहाँ से 2 मीटर डिस्टेंस आगे I am having another charge of +4 microcoulomb. Find force of repulsion. करिए कैलकुलेट। एयर में रखा है, फ्री स्पेस में। ओके, श्रावणी किनाथ का आ गया। बोथ अराइविंग सेम 18 into 10 raised to power 9, 10 raised to power 9. स्मृति का 10 raised to power -3. फाइन, बाकी लोग भी करो। आशय का 10 raised to power -2, प्लनिका का 0.018, ओके, मतलब 1.8 into 10 raised to power 9, सोहम का 9, श्रद्धा -3, पीयूष का -3, कौस्तुभ इज गेटिंग -2। ओके, चलो देखते हैं, मतलब बहुत लोगों का अलग अलग आ रहा है। सिद्धि का भी -3, एकनाथ का भी -3। फाइन, चलो निकालते बेटा इसका फोर्स। फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 by R²। Q1 into Q2 by प्रांजल इज आल्सो 10 raised to power 9। ठीक है, सो फोर्स कितना हो जाएगा? सो आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू आता है, सिद्धांत का भी -3। ठीक है, इसका जो वैल्यू आता है दिस इज 9 into 10 raised to power 9 और ये 2 माइक्रोकूलम है, मतलब 2 into 10 raised to power -6 और ये 4 माइक्रोकूलम है। सो 4 into 10 raised to power -6 by R which is 2 का स्क्वायर, दैट इज 4, कैंसिल हो जाएगा, 18 हो गया। सो फोर्स कितना लगेगा? 18 into 10 raised to power -9 minus of 12, so फोर्स कितना एक्ट हो जाएगा? दिस इज 18 into 10 raised to power -3 न्यूटन। इज इट क्लियर बेटा? समझा सभी को कैलकुलेशन? Yes, sir. ओके, रिमेनिंग स्टूडेंट्स सबको क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फाइन, ओमकार, बुद्ध, Yes, sir. Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सिंपल ही पहले बनाते, फिर धीरे धीरे टफ करते चलेंगे। मान लो आपके पास एक चार्ज यहाँ पे दिया है, थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, पहले स्ट्रेट लाइन पे करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मेरे पास एक चार्ज है Q1 कूलम का और एक और चार्ज है मेरे पास Q2 कूलम का, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है रिपल्सन का F, और मैं एक और थर्ड चार्ज रख देता हूँ Q3 कूलम का। सो दो चार्ज तो मेरे पास पहले से था, Q1 कूलम का और Q2 कूलम का। नाउ दिस Q1 कूलम चार्ज इज अप्लाइंग फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑन दिस Q2 कूलम चार्ज। अभी मैंने एक और चार्ज प्लेस कर दिया, थर्ड Q3 कूलम चार्ज। तो क्या थर्ड चार्ज प्लेस करने की वजह से फर्स्ट चार्ज और सेकेंड चार्ज के बीच में जो रिपल्सन का फोर्स लग रहा था वो चेंज हो जाएगा कि सेम रहेगा? Same Same रहेगा। रहेगा। Same. हाँ, क्या नेट फोर्स ऑन द Q2 चार्ज विल चेंज? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ध्यान रखना। So by presence or absence of the third charge, there will be no effect on the charge between two initial charges. उसके बीच के भी जो फोर्स लग रहा था, so force between two charge is independent of presence or absence of the third charge. ये भी एक प्रॉपर्टी है, मतलब दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उससे उसके बीच का जो फोर्स है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द थर्ड चार्ज। थर्ड चार्ज रहे या ना रहे उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है।
है ना? If you want, you can write this also. Force between two charges is independent of presence or absence of थर्ड चार्ज, है ना? थर्ड चार्ज प्रेजेंट रहे या एब्सेंट रहे, इससे दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है. ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलिए क्वेश्चन लिखते हैं. सर एक मिनट कर लेना स्लाइड. पिछला स्लाइड. 1 मिनट सर. हाँ. डन सर. मान लो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करते हैं कि दो चार्ज है, एक क्यू कूलम का है और एक 2q कूलम का है. इस दोनों के बीच का डिस्टेंस r है और इस दोनों के बीच में जो रिपल्सन का फोर्स लग रहा है F लग रहा है, राइट? अब मैंने क्या किया कि फर्स्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया और डिस्टेंस को हाफ कर दिया. सो फर्स्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड, दिस इज माय फर्स्ट चार्ज, फर्स्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया और डिस्टेंस को हाफ कर दिया. फाइंड परसेंटेज चेंज इन फोर्स. फाइंड परसेंटेज चेंज इन फोर्स. देखिए क्वेश्चन कैसे फॉर्म किया है. पहले एक चार्ज था q कूलम का, दूसरा चार्ज था 2q कूलम का, और इन दोनों चार्जेस के बीच में q कूलम और 2q कूलम के बीच में फोर्स जो एक्ट हो रहा था दैट वाज F. अब क्या किया मैंने, फर्स्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया और डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस को हाफ कर दिया. ये करने के बाद आप बताओ कितने परसेंट से फोर्स आपका बढ़ गया, चेंज हो गया. एक्चुअली 700%. कॉस्टिव 700% से इंक्रीज किया है कि डिक्रीज किया है बेटा? Increase. प्लीज. करेक्ट. गुड. कुछ भी ऐसे उल्टा पुल्टा घुमा के हम लोग कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. करेक्ट है. देख पहले केस में फोर्स कितना लग रहा था F, और F कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into 2Q by R. ये मेरा F था. लेट मी हैव दिस एज इक्वेशन नंबर 1. सेकंड केस में क्या किया मैंने कि फर्स्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया. सो ये वाला चार्ज था, इसके मैग्नीट्यूड को मैंने डबल कर दिया, 2Q कर दिया. सेकंड चार्ज को मैंने कुछ चेंज किया नहीं. गुड पीयूष, स्मृति, बोथ ऑफ यू. सेकंड चार्ज को मैंने कुछ चेंज किया नहीं, वो तो एज इट इज है. और मैंने क्या किया बेटा कि अब इसके डिस्टेंस को हाफ कर दिया पहले से. सो अगर मैंने डिस्टेंस को हाफ कर दिया, मान लो इस केस में जो रिपल्सन का फोर्स लगेगा वो F डैश है. F डैश कितना होगा, will it be equal to 1/4 pi epsilon naught 2Q into 2Q by 1/2 का होल R/2 का होल स्क्वायर. हाँ गुड अशय, प्रांजल, वेरी गुड. ये कितना हो जाएगा बेटा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, R/2 का होल स्क्वायर. दिस विल गो अप. F डैश कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8. So will it be equal to 1/4 pi epsilon naught 8Q into 2Q by R square. 8 को कॉमन कर दो बाहर. So can I say कि F dash will be equal to 8 into 1/4 pi epsilon naught 2Q into Q by R square. यहाँ से मैंने सिर्फ क्या किया, ये 8 को कॉमन कर दिया. Now 1/4 pi epsilon naught 2Q into Q by R square, इसकी जगह पे I can write F. So F dash will be equal to 8F. तो पहले आपके पास जो फोर्स लग रहा था वो F था, अब सब चेंज करने के बाद जो फोर्स लग रहा है वो 8F हो गया. सो इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज कितना हुआ, इज इट इक्वल टू F डैश माइनस F. इंप्लाइज जो इंक्रीज हो जाएगा मेरा वो हो गया 8F माइनस F, दैट इज ऑफ 7F न्यूटन. इतना इंक्रीज कर गया. मुझसे इंक्रीज नहीं पूछा है मैंने, आई हैव आस्क्ड यू टू कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज. So percentage increase will be equal to 7F by F increased by initial F into 100. That will be equal to 700%. Is it clear, everyone? Yes, sir. Good.
सिंपल क्वेश्चन, कुछ खास नहीं था, थोड़ा सा लॉजिकल था। ओके, ओमकार क्लियर है बेटा, ये समझा प्रॉपर्ली? Yes, sir. यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले स्ट्रेट लाइन पे करा तो फिर थोड़ा थोड़ा चेंज करके कराऊं। मान लो आपके पास एक चार्ज यहाँ पे क्यू कूलम का, प्लस क्यू कूलम का, और यहाँ पे एक चार्ज है प्लस 16 क्यू कूलम का, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस आर है। आपसे पूछा गया है कि वेयर शुड आई प्लेस अ थर्ड चार्ज ऑफ +1 कूलम such that it will experience no net force. Where should I place third charge of +1 coulomb such that it will experience no net force? आप यहां से बता दो, प्लस क्यू कूलम से डिस्टेंस बता दो। कर भी लिया, R/5 फ्रॉम प्लस क्यू कूलम। गुड। कैसे किया बेटा? Pranika, how you solve this? Net force should be 0 at that point where charge should be placed. ठीक है, R/5। गुड गुड श्रावणी, तुम लोग तो कर ही लोगे। ओके, कैसे करेंगे बाकी लोग देखिए। सो यहां से ये डिस्टेंस मान लेते हैं x। सो फ्रॉम प्लस क्यू कूलम, आप मान लो x डिस्टेंस आगे जाने के बाद हम लोग +1 कूलम का चार्ज प्लेस करते हैं। गुड प्रांजल, पीयूष वेरी गुड, श्रद्धा गुड, स्मृति का भी सही। थर्ड आशय इज गेटिंग 4R/5। आशय कहां से निकाला है 4R/5? 16 क्यू से कि प्लस क्यू से? अच्छा 16 को, ओके ठीक। सो मान लेते हैं प्लस क्यू कूलम से x डिस्टेंस आगे जाने के बाद आई एम प्लेसिंग अ चार्ज, यहाँ पे नेट 0 है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो प्लस चार्ज है वो इस प्लस चार्ज पे क्या लगा रहा है? ओके, अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है, रिपल्शन का फोर्स लगा रहा है? Repulsion. मान लेते हैं ये फोर्स मेरा F1 है, और ये जो +16 क्यू कूलम का चार्ज है इस पे क्या लगा रहा है? रिपल्शन, अट्रैक्शन? Repulsion. ध्यान रखना, अगर दोनों चार्ज सेम नेचर का होगा तो बीच में रखना पड़ेगा, इधर और इधर रखोगे तो नहीं बात बनेगी। अब रख के देखना, अगर आप इधर रखोगे तो ये भी रिपल्सन इधर लगा देगा और ये भी रिपल्सन इधर लगा देगा, कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों फोर्स का सेम डायरेक्शन। अगर आप यहाँ रख दोगे तो ये भी रिपल्सन लगा देगा और ये भी रिपल्सन लगा देगा, यहाँ पे भी दोनों फोर्स का सेम डायरेक्शन हो गया, इधर भी 0 नहीं हो सकता। सो अगर आपने दो चार्जेस ऑफ सेम नेचर का रखा है तो नेट फोर्स 0 बीच में ही कहीं आना पॉसिबल है। अब अगर ये +1 कूलम के चार्ज पे नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या है? दैट F1 विल बी इक्वल टू F2। F1 कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1 ओवर x² इज इक्वल टू F2 कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16Q इंटू 1 बाय R माइनस x का होल स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल हो गया, ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गो दिस साइड, R माइनस x बाय x टू द होल स्क्वायर 16, R minus x by x is equal to what बेटा? √16 which is equal to 4x. So अगर हम शिफ्ट कर दे इसको, so R minus x is equal to 4x, that is 5x is equal to R, and implies x will be equal to what? R by 5 from plus Q coulomb. This is the final answer.
यस करेक्ट, सिद्धि गुड। क्लियर है बेटा, सबको समझा ये पॉइंट? Yes, sir. यस सर। Yes. ऐसा पूछता है सीटी में, ध्यान रखना कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा और ये दोनों चार्ज का सेम नेचर होगा तो नेट फोर्स जीरो तभी पॉसिबल होगा जब आप थर्ड चार्ज को इन दोनों चार्ज के बीच में कहीं तो भी रखोगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि छोटे चार्ज के नजदीक होगा, बड़े चार्ज से दूर होगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई करूं और स्लाइटली मॉडिफाई करके मान लो ऐसे पूछता हूं कि भाई मेरे पास एक चार्ज है और ये चार्ज है प्लस क्यू कूलम का और दूसरा चार्ज है माइनस क्यू कूलम का, इसका डिस्टेंस आर है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड वेयर शुड आई प्लेस थर्ड चार्ज of +1 coulomb such that it will experience no net force। उसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया है। यहाँ पे था भाई दोनों सेम नेचर का था, यहाँ पे दोनों चार्ज ऑपोजिट नेचर का है। राइट साइड ऑफ माइनस क्यू, सार्थक माइनस क्यू तो मैंने दिया ही नहीं बेटा, अच्छा माइनस क्यू दे दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये -9 क्यू कूलम, -9 क्यू कूलम। ओके, r/2 टू द लेफ्ट प्लस, ओके ठीक। फर्स्ट तो देखते हैं r/2 to the left, Asha is also saying the same, स्मृति का r/2 to the left of plus q, पीयूष का भी वही। याशनी r/2 कहाँ से बोल रहे बेटा, -9 क्यू से कि प्लस क्यू से? ओके, सोहम का भी सेम, ओके लेफ्ट में। ओके, श्रावणी इज गेटिंग समथिंग डिफरेंट, 3r/2 फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मतलब इससे 3r/2। श्रावणी 3r/2 किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ कि राइट की तरफ? r/2 लेफ्ट, r/2, ओके फाइन। चलो देखते हैं, लेट्स सी कैसे डील करेंगे इसको। ओके, सबसे पहले आप क्या करो कि आप एनालाइज करके देखो, अगर मैं प्लस चार्ज को यहाँ रख दूं बीच में, तो भाई ये भी इस पे रिपल्सन का फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ और ये इस पे अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ कहीं अगर हम प्लेस करें तो नेट फोर्स जीरो आना पॉसिबल नहीं है। तो बीच में तो नहीं रख सकते, ये तो कंफर्म हो गया। बीच में कब रख सकते थे, जब आपका दोनों चार्ज का नेचर सेम होगा, प्लस एंड प्लस, माइनस एंड माइनस, तब बीच में रखेंगे। हियर वी आर हैविंग प्लस एंड माइनस, तो बीच में रखना पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैं चार्ज को यहां रख दूं प्लस क्यू कूलम के लेफ्ट में, तो ये इस पे रिपल्सन का फोर्स लगाएगा और ये इस पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, ऑफ कोर्स यहाँ जीरो होना पॉसिबल है। सेम मैनर अगर मैं यहाँ पे रख दूं +1 कूलम, ये इस पे अट्रैक्शन लगाएगा, ये इस पे रिपल्सन लगा देगा, हियर आल्सो डायरेक्शन आर ऑपोजिट। लेकिन दोनों में हम रखे कहाँ पे, 1 में रखे कि 2 में रखे? अब क्वेश्चन ये अराइज करता है, बीच में तो नहीं रख सकते, वो तो कंफर्म है। मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैं 1 पोजीशन पे रखूं या तो मैं 2 पोजीशन पे रखूं। कहाँ पे रखना मेरे लिए सही होगा, 1 पे या 2 पे? 1 ध्यान रखना, हाँ ध्यान रखना, हम अगर मुझे नेट फोर्स जीरो करना है ना, तो हमेशा हम जो चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है उसके नजदीक रखते हैं, क्योंकि अगर आपका न्यूमरेटर लेस है ना इस फॉर्मूला में, अगर न्यूमरेटर लेस है तो मुझे डिनोमिनेटर को भी कम करना पड़ेगा, तब ये फ्रैक्शन बैलेंस होगा। सो ध्यान रखना, इस केस में आप वहां प्लेस करोगे जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। तो इसका ज्यादा है 9 है, इसका क्यू है, माइनस साइन को नहीं लेना, माइनस तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में सिर्फ हमें सोचना है, राइट। सो इम्प्लाइज यहाँ ना प्लेस करके हमको ये इसको इधर प्लेस करना पड़ेगा।
छोटे वाले चार्ज के नजदीक। सो ये इस पर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा F1 और ये -9 की उस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा F2। लेट्स से कि ये डिस्टेंस मेरा x है। ओके गुड सिद्धि श्रावणी, वेरी गुड। सो भाई F1 लिखो पहले तो। सो F1 कितना हो जाएगा बेटा अगर हम कैलकुलेट करें तो F1 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1 ओवर x स्क्वायर। और अगर आप F2 लिखोगे, F2 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9Q इंटू 1 बाय R प्लस x, क्योंकि R तो ये है और x एक्स्ट्रा लिया आपने, सो R प्लस x का होल स्क्वायर। मैंने माइनस साइन इग्नोर कर दिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन आपको इंडिकेट करके बता दिया, सो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब सिंपल सा दैट F1 इज इक्वल टू F2 implies 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 1 बाय x स्क्वायर, सॉरी Q इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर 9Q इंटू 1 अपॉन R प्लस x का होल स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर आप इधर शिफ्ट कर दोगे क्या आ जाएगा बेटा, R प्लस x बाय x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 implies R plus x by x is equal to 3. So R plus x is equal to what? 3x. Shift कर दिया, 2x is equal to R implies x will be equal to R by 2. Right? So net force will be 0 at a distance of R by 2 from plus Q charge. Is it clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Simple concept, and these problems we are doing on Coulomb's law. Basic problems on Coulomb's law. सिंपली आपको क्या करना है कि रिपल्सन का फोर्स लगा दो और देखो कि दो चार्ज अगर सेम नेचर का है तो रिपेल करेगा, और अगर आपको दो चार्ज ऑपोजिट नेचर का है तो अट्रैक्ट करेगा। वेरी सिंपल। इज इट क्लियर एवरीवन? सबको समझ गया ये पॉइंट ढंग से? Yes, sir. Yes, sir. एक और लास्ट क्वेश्चन करते, देन विल क्लोज फॉर द डे। मान लो कि आपको मैंने एक चार्ज यहां प्लेस करके दिया, आई एम नॉट टेकिंग द डाटा हियर, प्लस Q कूलम का, और जेई के बच्चों ने एक और करके रखा हुआ है। सो यहाँ पे ऐसे चार्जेस प्लेस करके दिया है मैंने, एंड दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल बेसिकली, चार्ज प्लस Q कूलम का, प्लस Q कूलम का, और यहाँ पे भी चार्ज हमने प्लेस किया प्लस Q कूलम का, और ये जो साइड दिया बेटा दिस इज A, और ये हमारा ट्रायंगल जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपसे पूछा गया है कि ये जो चार्ज आपने प्लेस किया A, B and C, so what will be the net force on the charge which is placed at A? Find net force on charge placed at A. Simple. देखिए मैं करता हूं इसको, सब लोग समझेंगे। पहली बात आप देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, हाँ गुड स्मृति, तुम लोग तो कर ही लेगा। ये जो प्लस चार्ज है वो इस प्लस चार्ज पे क्या लगाएगा, रिपल्सन का फोर्स लगा देगा। लेट्स से इट इज F1। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे रिपल्सन का फोर्स लगा दिया इधर की तरफ F1, and again this positive charge is applying a repulsive force here F2। हाँ ठीक है, तुम लोग का तो किया हुआ है, गुड, F2। सो ये पॉजिटिव चार्ज, हाँ करेक्ट कॉस्टिक, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर रिपल्सन लगाया है F1, और ये प्लस का चार्ज इस प्लस चार्ज पर रिपल्सन लगा देगा F2। F1 और F2 के बीच का एंगल कितना होगा थर्फ? इस दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बेटा? 60। गुड सार्थक, 60. क्योंकि हाँ बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर ये एंगल 60 होगा तो ये भी 60 होगा। सो पहली बात F1 कितना होगा, विल इट बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाय A स्क्वायर, ये मेरा F1 होगा। हाँ, एग्जैक्टली सेम वे में अगर आप
मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहा हूँ, तो डायरेक्शन तो ऑलरेडी मैंने शो कर दिया है। हाँ करेक्ट, नहीं आशय चेक करना पड़ेगा बेटा कैलकुलेशन। F2 कितना होगा? दिस विल बी 1 by 4 pi epsilon naught अगेन Q into Q by a square। आप खुद देखो, जो मैग्नीट्यूड आपके F1 का है उतना ही मैग्नीट्यूड F2 का है। सो आई कैन से ऑफ कोर्स कि F1 is equal to F2 and that is equal to F। दोनों सेम है, दिख रहा है मुझे ऑलरेडी। हाँ करेक्ट है सार्थक, F का वैल्यू लिखना पड़ेगा बेटा ऑलरेडी, क्योंकि दिया नहीं है क्वेश्चन में। सो F1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड F2 का है। सो आई हैव रिटन लाइक दिस जस्ट टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन। ठीक है पीयूष, अब अगर आप वेक्टर से इसको ऐड कर दोगे, F नेट अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू व्हाट, कॉस थीटा। सो इंप्लाइज कि F नेट आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F इंटू व्हाट, कॉस ऑफ 60 डिग्री। हाँ, now what is the value of cos 60 बेटा? 1 by 2. हाँ, so this is F square plus F square plus 2F square into what, 1 by 2। ये कैंसिल हो जाएगा 1 से। So therefore what we are having is F net is equal to what, root 3F। और F आपको ऑलरेडी पता है, so अगर आप प्लेस कर दोगे so आपको F net कितना आ जाएगा, root 3 into 1 by 4 pi epsilon naught Q square by A square। फाइनल आंसर। समझा सबको? यासनी, सार्थक, इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ सर। ठीक ठीक, आज का लेक्चर क्लियर है सबको? प्रणव? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा, विल वाइंड अप फॉर टुडे यस सर। एंड जेई स्टूडेंट्स, आई विल बी अपलोडिंग वन असाइनमेंट बाय टुडे इवनिंग। आप लोग वो सॉल्व करोगे ऑन मैकेनिक्स। ठीक, विल वाइंड अप फॉर टुडे। समझा बेटा आज का लेक्चर सबको? क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. ठीक ठीक है, विल वाइंड अप। Thank you. ओके बेटा, बाय बाय। बाय प्रणीत। Thank you, sir. ओके।